नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों का मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई। दुर्गा नवमी आज देश के विभिन्न भागों में आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है। और गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में डीएलएस नियम के तहत भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। शताब्दी समारोह में संघ की विरासत, उसके सांस्कृतिक योगदान और देश की एकता में भूमिका पर चर्चा होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्र के प्रति संघ के योगदान को दर्शाने वाला विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। एक रिपोर्ट। वर्ष 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वयंसेवक आधारित संगठन है, जिसका उद्देश्य लोगों में सांस्कृतिक जागरूकता, अनुशासन, सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना था। एक अनोखा जन पोषित आंदोलन है जो राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए काम करता है। पिछली शताब्दी में संघ के स्वयंसेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई है। संघ से जुड़ी कई संस्थाएं युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, लोगों की भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय समुदायों को मजबूत करने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संघ के बारे में बात करते हुए कहा कि संघ की स्थापना भारतीयों को वैचारिक गुलामी से मुक्त कराने के लिए की गई थी। उन्होंने किसी भी आपदा या संकट के समय राहत कार्यों में संघ की भूमिका की सराहना भी की। त्याग और सेवा की भावना और अनुशासन की सीख, यही संघ की सच्ची ताकत है। आरएसएस 100 वर्ष से बिना थके, बिना रुके राष्ट्र सेवा के कार्य में लगा हुआ है। देश में कहीं भी प्राकृतिक आपदाएं आरएसएस के स्वयंसेवक सबसे पहले वहां पहुंच जाते। लाखों लाख स्वयंसेवकों के जीवन के हर कर्म, हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट की यह भावना हमेशा सर्वोपरि रहे। संघ का शताब्दी वर्ष सिर्फ इसके ऐतिहासिक योगदान को ही नहीं दर्शाता, बल्कि भारत की सांस्कृतिक यात्रा और राष्ट्रीय एकता के संदेश को भी आगे बढ़ाता है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। आर्थिक स्थितियों की समीक्षा और प्रमुख नीतिगत दरों पर निर्णय लेने के लिए बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक सोमवार को मुंबई में शुरू हुई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा सुबह 10 बजे नीतिगत दरों की घोषणा करेंगे। बाजार, व्यवसायियों और नीति निर्माताओं की इस घोषणा पर कड़ी नजर है, क्योंकि इसका उधार लेने की लागत, उधार दरों और समग्र आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़ेगा। अगस्त में पिछली बैठक में रेपो दर को 5.5% पर अपरिवर्तित रखा गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने त्वरित भुगतान की सुविधा, निष्क्रिय खाते और बकाया दावा न की गई जमा राशियां नामक एक योजना की घोषणा की है। 1 वर्ष की अवधि वाली ये योजना आज से शुरू हो रही है और 30 सितंबर 2026 को समाप्त होगी। इससे जनता को अपने निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने और बैंकों से अपनी दावा न की गई जमा राशियां प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष 10 मार्च को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ 4 देशों का महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समूह है। इसके सदस्य आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड है और इनमें स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। समझौते से वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने की आशा है। इससे 100% गैर कृषि उत्पादों को बाजार मिलेगा और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों को शुल्क से छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार सेवा और सुशासन के मंत्र के आधार पर परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है।
विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे मोदी सरकार ने भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाया, ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और अल्प विकसित देशों की आवाज मुखर की और भारत के वैश्विक नेतृत्व को मजबूत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ की स्थिति को मजबूत किया और महत्वपूर्ण परिणाम दिए। इनमें अफ्रीकी संघ को समूह का सदस्य बनाना और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन शुरू करना शामिल है। सम्मेलन का विषय वसुधैव कुटुंबकम भारत की प्राचीन संस्कृति और दुनिया के साथ सहयोग करने की इच्छा को दिखाता है। नई दिल्ली घोषणा पत्र ने इन मुख्य प्राथमिकताओं पर सहयोग की नई भावना जगाई, जिसमें नीतियों में तालमेल, भरोसेमंद व्यापार और बड़े जलवायु लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बात इस मायने में खास रही क्योंकि पिछली बार सर्वसम्मति बनाने में दिक्कतें आईं, लेकिन इस बार सभी 20 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाने से समूह का दायरा बढ़ा और अब इसमें दुनिया की 80% आबादी शामिल हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अध्यक्षता ने उन सभी छोटे देशों को मंच प्रदान किया जो अपने सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे। भारत ने G20 शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया। सफल G20 140 करोड़ भारतीयों के परिश्रम का परिणाम है। G20 की एक और बड़ी सफलता रही है, जिन छोटे छोटे देशों की आवाज वैश्विक मंचों तक नहीं पहुंच पाती थी, उनको पहली बार G20 में इतनी बड़ी भागीदारी मिली है। जो वंचित है उसे वरीयता देना, यही आज के भारत की प्राथमिकता है। ग्लोबल साउथ को आवाज देने के अलावा भारत की G20 अध्यक्षता ने देश भर में बैठकें आयोजित करके अपनी सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में बड़ी भूमिका निभाई। ऐतिहासिक स्थानों पर हुए इन कार्यक्रमों ने देश की विविध परंपराओं और कलात्मक धरोहर को उजागर किया, जिससे संस्कृति और आर्थिक विकास दोनों में एक अग्रणी देश के रूप में भारत की पहचान और मजबूत हुई है। अनुपम और विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 2 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। पहले ये अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा है कि UPS के अंतर्गत हाल ही में कई सकारात्मक बदलावों की घोषणा की गई है, जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफे पर लाभ, अनिवार्य सेवानिवृत्ति और कर छूट शामिल हैं। GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उत्सव की घोषणा की थी, जो 22 सितंबर को शुरू हुआ। अगली पीढ़ी के GST सुधार भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये सुधार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दर कम करके नागरिकों को काफी राहत प्रदान कर रहे हैं। आज हम स्टेशनरी वस्तुओं पर GST कटौती पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। नए GST सुधारों के तहत सरकार ने परिवारों और छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टेशनरी की वस्तुओं पर कर कम कर दिया है। नए सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल जैसी स्टेशनरी आइटम को कर मुक्त कर दिया गया है, जो पहले 12% हुआ करती थी। इसी प्रकार इरेजर पर GST दर को 5% से घटाकर कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स और पाउच जैसी वस्तुओं पर GST 5% तक कर दिया है। इस क्षेत्र में कर की कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बाजार में इन उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। ये कदम न केवल परिवारों का बोझ कम करेगा, बल्कि शिक्षा सामग्री को आसानी से उपलब्ध कराकर शिक्षा को भी बढ़ावा देगा। दृष्टि के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। देश के विभिन्न हिस्सों में आज दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। दुर्गा नवमी, जिसे महानवमी भी कहा जाता है, नवरात्र उत्सव के 9वें और अंतिम दिन के रूप में मनाई जाती है। आज भक्त देवी दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। पश्चिम बंगाल में पूरे उत्साह से महानवमी पूजा की जा रही है। एक रिपोर्ट।
आज सुबह 5:40 पर पूजा और अनुष्ठान शुरू हो गए। भक्त मंदिरों और अपने घरों में श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज के विशेष अनुष्ठानों में से एक कन्या पूजन है, जहां छोटी कन्याओं को देवी के जीवित स्वरूप के रूप में सम्मानित किया जाता है। वातावरण भजनों, मंत्रों और प्रसाद की सुगंध से भरा हुआ है, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण बन रहा है। पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से कोलकाता में दिव्य वातावरण दिख रहा है। शहर रोशनी और सजे हुए पंडालों से जगमगा रहा है, जबकि सड़कों पर ढाक की पारंपरिक ध्वनि गूंज रही है। कल महाअष्टमी के भव्य उत्सव के बाद भी भक्ति प्रबल बनी हुई है। बारिश के बावजूद लोग बड़ी संख्या में पुष्पांजलि के लिए आए हैं और अष्टमी से नवमी तक के संक्रमण काल में मां दुर्गा को 108 कमल पुष्पों और दीपों से अर्पित की जाने वाली पवित्र सौंधी पूजा में भाग लिया। मयूर जैन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश मीणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल शाम नई दिल्ली में श्री शाह से मुलाकात की और उन्हें राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी दी। भारत ने गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में श्रीलंका को 59 रन से हरा दिया। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ने 47 ओवर में 8 विकेट पर 269 रन बनाए। बारिश से बाधित मैच में डकवर्थ लुइस स्टर्न डीएलएस नियम के आधार पर श्रीलंका को 271 रन का लक्ष्य दिया गया। श्रीलंका की टीम 45 ओवर और 4 गेंद में 211 रन ही बना सकी। भारत की दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद प्रियंका। बिहार में अंतिम मतदाता सूची जारी होने की खबर को जनसत्ता सहित लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, नई सूची में कुल 7 करोड़ 42 लाख मतदाता, 68,66,000 नाम कटे, 21 लाख से अधिक जुड़े भी। दैनिक जागरण ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की H-1B वीजा नीति की सख्ती का असर, भारत में काम बढ़ाएंगी प्रौद्योगिकी कंपनियां। पत्र ने बताया है, कंपनियों की भारत में 2030 तक वैश्विक क्षमता केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 2000 से अधिक करने की योजना। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, जंग खत्म हो, बंधक रिहा, गजा में शांति के लिए ट्रंप लाए योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के बयान की 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिकी दबाव में नहीं की पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई को राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया है। देशबंधु की सुर्खी है, छोटे कारोबारों को कर्ज नियमों में मिलेगी छूट, रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देश जारी किए, ज्वेलरी सेक्टर को भी मिलेगा फायदा, भरपूर मानसून के बाद अक्टूबर भी भिगोएगा। हिंदुस्तान ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है, देश में 15% से अधिक बारिश होगी। आज महानवमी के अवसर पर दैनिक भास्कर ने गुजरात में शारदीय नवरात्र के दौरान भव्य महाआरती के आयोजन को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र ने लिखा है, केसरिया गरबा में महाआरती, 51,000 दियों से दिखी माता की भक्ति और ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के 4 देशों का मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई। देश के विभिन्न भागों में आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ आज दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। और गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में डीएलएस नियम के तहत भारत ने श्रीलंका को 59 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।